ठीक है, देखो ये वाला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्सिडीज। सब्सिडीज को लेके तो खैर अब सब्सिडीज के बारे में क्या बोलना, सब्सिडीज को लेके तो इतने टाइम से पंगा चल रहा है अब हिंदुस्तान में कि मतलब आप ऐसे मानो कि फार्म बिल को लेकर ही इतने हल्ले हैं, तो वो फिर एमएसपी और ये सब इनको लेकर तो इश्यूज चल ही रहे हैं इंडिया में। और 1 डेढ़ साल हो गए किसानों को बैठे हुए। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा था अपनी क्लास में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सब्सिडीज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली यूपीएससी मेंस में तो स्पेशली मेंशन किया हुआ है सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या है, दो तरह की है। एक होती है सब्सिडी, जब हम बात करते हैं तो एक हो गई आपकी डायरेक्ट सब्सिडी और एक होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी। फार्म सब्सिडी जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा होता है कि फार्मर्स को जो हम लोग सब्सिडीज प्रोवाइड करवाते हैं, वो वाली सब्सिडीज की स्पेशली हम लोग बात करेंगे। वैसे सब्सिडी तो अगर देखा जाए तो एलपीजी गैस सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिल रही है ना। कई सारे प्रोडक्ट पे आपको सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन जब हम फार्म सब्सिडी की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारा जो मेन फोकस है वो है एग्रीकल्चर सेक्शन की सब्सिडी को हम मेनली डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। ठीक है, अब सब्सिडी अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सब्सिडी क्या है कि मैंने कहा लो भैया ये 2,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आपके साथ हमने वो डिस्कस करा था प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम जो चल रही है, आपने भी बोला था सर हाँ मेरे को भी मिल रहे हैं, हम वहां पे वो पैसे आ रहे हैं हमारे उसमें भी। वो 2-2 हजार रुपए नहीं आ रहे 3-3 महीने के बाद, यस सर। है ना, वो 4-4 महीने के बाद 6,000 रुपए की जो किस्त है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट सब्सिडी है। ये जैसे मैं बता रहा था कि आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप घर लेते हो 30 लाख रुपए से नीचे अगर आपका लोन है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आपको सीधा सीधा एक सब्सिडी 2 लाख रुपए, कुछ 2,35,000 रुपए आपके अकाउंट में सीधी सीधी आ जाएगी। तो कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, डायरेक्ट सीधा कैश पेमेंट आपके अकाउंट में। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी टाइप क्या होती है, मतलब अभी हम एक एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। इनडायरेक्ट आप ऐसे मान लो कि जैसे अब आप किसान हो और आप चाह रहे हो कि सर मैं ना रिसर्च करना चाह रहा हूँ, या चलो किसान रिसर्च नहीं करना चाह रहा, भारत सरकार चाह रही है कि मैं अपने 4 आईएएस को बिठा दूं और उनको बोलूं कि देखो भाई ऐसे जर्मनी जाओ और जर्मनी में जरा देख कर आओ कि वहां के किसान संपन्न क्यों है, क्यों वहां पे इतना अनाज होता है, क्यों वहां पे चावल की खपत ज्यादा होती है, चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। वहां पे जाओ, R&D करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, मेरे पास आओ इंडिया में, मुझे सजेशन दो और मुझे बताओ मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं अपने फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल करूँ। तो 4 आईएएस जर्मनी गए, वहां पे R&D करी उन्होंने, अच्छे से वहां पे 7 दिन 10 दिन वहां पे रहे वो लोग, वहां के साइंटिस्टों से बात करी, वहां से नॉलेज गेन करके इंडिया है और इंडिया में भारत सरकार को सजेशन दी, भारत सरकार ने उसको किसानों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, किसानों को वो सारी हेल्प, वो सारे पेस्टिसाइड, वो सारे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवा दिए कि भाई ये करो तुम भी, क्योंकि जर्मनी के किसान ऐसा करते हैं। वो जो R&D पे पैसा खर्च हुआ वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी है ना। तो वो भारत सरकार उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, किसानों को सजेस्ट करती है कि आपको और अच्छे कैसे से क्रॉप को ग्रो करना है या डेवलपमेंट करना है अपने एग्रीकल्चरल सिस्टम का। तो ये एक एग्जांपल हो गया डायरेक्ट मतलब सीधा पैसा, इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको किसी तरह से हेल्प कर दी। ऐसे भी हेल्प कर सकती है कि आपका बिजली का बिल आया, आपने ट्यूबवेल चलाई, 1,000 रुपए बिल आया, सरकार ने कहा चल तू 500 रुपए दे दे, तेरे को कम यूनिट 200 यूनिट फ्री है ना, तो उसमें आपकी इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई। या चल अच्छा तू अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर, अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद लो चलो आप लोग, उसमें से 50% मैं पे कर दूंगी, तो वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई। तो खैर यस आगे सर। बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब आप इस ग्राफ में पहले अब मेरे को आप देख के ये बताओ कि कौन सा सब्सिडी आपको ऐसा लग रहा है, मतलब ये 1993 से लेकर 2010 का जो हमारे एग्रीकल्चरल इनपुट है सब्सिडीज के, कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा बिलियन रुपीज में है ये सब्सिडी, भारत ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है किस सेक्टर पे? फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है और अदर्स सर फर्टिलाइजर। है ना, फर्टिलाइजर पे। क्योंकि अगर आप रेड लाइन देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन है ये मतलब इसका ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है और ये 100 और 0 के बीच में है, करते 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 ये पहुंच गई, यहाँ तक भी जा रही है। देखो ये 400 और 500 के बीच में भी है ये। तो काफी अच्छा इसका मतलब पैसा सब्सिडी जो है सरकार देती है फर्टिलाइजर में। फिर अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी पे भी काफी अच्छी सब्सिडी चल रही है ना। यहाँ पे आप देखो येलो लाइन। और अगर आप मेरे को इस ग्राफ को देख के ये बताओ तो पिछले, अगर हम लोग बात करें 17 सालों में
कौन सा आपको ऐसा लगा कि वो पहले कम था और फिर जो है वो बढ़ा, और मतलब एक स्ट्रेट लाइन थी और फिर वो बढ़ती हुई दिखाई दी सब्सिडी? तो वो मेरे and ख्याल से others. अदर सेक्टर्स हो गए, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अदर्स में जैसे मैंने आपको एलपीजी का एग्जांपल दिया, तो वो अदर्स में एलपीजी गैस सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो खैर ये इससे हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स में, है ना, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, अदर्स में सरकार 1993 से लेके सर 2010। हाँ सर जो ये फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन है, ये तो इंडायरेक्ट ही हो गए ना, हाँ, इंडायरेक्ट मतलब सब्सिडी। डायरेक्ट वैसे जनरली बस आप ऐसे मान के चलो, डायरेक्ट में हम लोग अगर ज्यादा हम इधर उधर ना जाएं तो हम डायरेक्ट में सीधा कैश पेमेंट मान लें कि सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर, उसे हम डायरेक्ट मान लें। उसको छोड़ के बाकी जो भी है उसे आप इनडायरेक्ट मानते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फार्म सब्सिडी को देखते हैं कि फार्म सब्सिडी एग्जैक्टली होती क्या है। तो फार्म सब्सिडी का मतलब ये है कि सब्सिडी क्या है, एक बेनिफिट है जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को दी जाती है। सरकार अगर वो दे तो उसे सब्सिडी बोलता है। वैसे वो सब्सिडी ऐसी नहीं होती कि पता चला मैंने आपको दे दी या कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को सब्सिडी दे दी कि लो सर गुरुजी बड़ा अच्छा लगा, आज 11 रुपए का सगन आज हमारी तरफ से आपको। तो मतलब वो वाली सब्सिडी, सब्सिडी मतलब क्या है, जो सरकार एक अपने देश के नागरिक की, जनता जनार्दन की, एक गरीब की हेल्प कर रही है, मिडिल क्लास की हेल्प कर रही है, तो सरकार के थ्रू इकोनॉमिक हेल्प, वो सिंपल शब्दों में सब्सिडी। अब वो कह रहा फार्म सब्सिडी जब हम लोग बोलते हैं तो सीधा सीधा मतलब होता है कि फार्मर्स को जब हेल्प की जाए तो वो फार्म सब्सिडी है। फार्मर की इनकम को बढ़ाने का मेन पर्पस होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। तो अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि यार जरूरत ही क्या है, मतलब हम ये इतना खिलारा मचा क्यों रहे हैं, डायरेक्ट सब्सिडी इनडायरेक्ट, कोई आवश्यकता है इसकी? तो आर्टिकल 48 कहता है, अगर शायद आपको, आप लोगों को नॉलेज हो तो, आर्टिकल 48 का कुछ आइडिया है कौन से पार्ट में आता है और क्या है ये? फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, किस किस सेक्शन में आता है ये? सर डीपीएसपी। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है और ये पार्ट 4 है अपना, है ना। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए। तो आर्टिकल 48 में काउ स्लॉटर भी है, मतलब गाय का जो है वध नहीं करना हमने, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब एक काइंड ऑफ सजेशन है, क्योंकि ये कोर्ट में तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इन सारे आर्टिकल, जो आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल है डीपीएसपी, वो कोर्ट में ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। आर्टिकल 48 उसमें ये बोलता है कि मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट सरकार की कि यार वो एग्रीकल्चर को ना थोड़ा मॉडर्न लाइंस पर लेकर आए, ऑर्गेनाइज वे में एग्रीकल्चर जो है डेवलप करे, किसानों की हेल्प करे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 48 बोलता है। तो हम ये बता रहे हैं कि क्यों जरूरत है। तो भाई 48 आर्टिकल कह रहा है कि हर स्टेट की ड्यूटी बनती है किसानों की हेल्प करना। और कह रहा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका हेडक्वार्टर अगर आपको आइडिया हो रोम में है, इटली की कैपिटल। 70% ऑफ इंडियन रूरल जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो ये तो हम अब बहुत सारे लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदुस्तान की मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ी हुई है। वो बात अलग है कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन जब 70% आपके लोग इंडिया के रूरल सेक्शन से जुड़े हों तो आपको फिर सब्सिडी तो बनती है देनी, फार्म सब्सिडी स्पेशली, है ना। और फिर हमारे यहाँ पे ना इनकम की एक बड़ी इनइक्वालिटी भी है। मतलब अगर आप देखोगे तो 10% हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो 72% वेल्थ होल्ड करते हैं। तो मतलब ये भी इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी है। तो अगर इनइक्वालिटी है तो सब्सिडी क्या है? काइंड ऑफ इक्वालिटी करना ही तो है देश में, कि जो नीचे है, जो नीचे है उसको आपको ऊपर लेकर आना है। तो ये इसलिए जरूरत है। और फिर हमारे यहाँ पे पुअर इनकम है यार फार्मर्स की, इस वजह से भी हमें लगता है कि मतलब इनको हमें अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो इनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, आर्टिकल 48 फाओ की रिपोर्ट है इंडिया से, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है और फिर पुअर इनकम है फार्मर्स की, इसलिए हमें जरूरत है कि हमें इनको सब्सिडी देनी चाहिए। चलो ठीक है, अब टॉपिक पर आ जाते हैं मेन। तो बात यह है कि फार्म सब्सिडी एक्ट क्या करती है? एज ए कॉम्प्लीमेंट्री इनकम है भाई, इन्वेस्टेड बैक इन एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है ना कि मैंने आपको सब्सिडी दी एक किसान को, किसान ने उसको खेतों में लगाया, एग्रीकल्चर फील्ड में लगाया, उसकी इनकम जनरेट हुई। उसकी इनकम जनरेट होगी तो पक्की बात है अगले साल उसने फिर एग्रीकल्चर में ही लगा देना है। तो एक तो वो कह रहा है कि आप अगर उसको हेल्प करते हो तो उसने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर देना है।
फार्म सब्सिडी क्या होती है? इक्वालिटी इनपुट्स है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स खरीदने में आपने उसकी हेल्प कर दी, उससे क्या होता है? अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। भाई देखो सीधी बात है, आपने उसको कहा अच्छे सीड ले ले, चल रामदीन जाके उसने अच्छे सीड्स लिए, अच्छे फर्टिलाइजर लिए, उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और देखो सीधी सी बात है, अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेटर इनकम जनरेट होगी, फार्मर्स की बेटर इनकम जनरेट होगी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार के ऊपर बर्डन कम पड़ेगी, क्योंकि जितने गरीब फार्मर उतनी ज्यादा सरकार की लाइबिलिटी बन जाती है कि यार इसको भी उठाना है, इसको भी उठाना है, इसको भी हेल्प करनी है। जब सारे संपन्न होंगे तो फिर सरकार को कम से कम ये बोझ तो नहीं रहेगा ना कि इतने किसानों को हमें हेल्प करनी है, जब सभी सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं ये सब चीजें मोटिवेट तो करती है फार्मर्स को। और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद तो और ड्यूटी बढ़ गई सरकार की कि फार्मर्स को हेल्प करनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्शन का प्रोडक्शन तो बिल्कुल चौपट हुआ ही इस महामारी में। ठीक है, खैर अब हम आते हैं डायरेक्ट फार्म सब्सिडी क्या होती है। तो जैसे वही मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट कैश सब्सिडी, सीधा सीधा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो उसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम है जो हमने अभी डिस्कस करी, 6,000 रुपए सालाना। पहल एलपीजी गैस सिलेंडर भी एक तरह से देखा जाए तो हम लोग उसे डायरेक्ट सब्सिडी में मान रहे हैं कि मेरे अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, फार्मर्स के लोन माफ कर देना, वो भी एक तरह से डायरेक्ट सब्सिडी है। भाई ऐसे मानो ना कि मेरा 2 लाख रुपए का लोन है और मेरे को ये कहा गया कि चल कोई बात नहीं, अब 2 लाख रुपए तेरे को पे नहीं करने, तो डायरेक्ट फार्म सब्सिडी तो है ये। मैं पे करता, सरकार ने वेव ऑफ कर दिए, सरकार ने दे दिए, यानी मेरी तरफ से सरकार ने पेमेंट दे दिया बैंक को, तो मेरे लिए तो वो डायरेक्ट सब्सिडी हो गई। तो ये डायरेक्ट सब्सिडी के इन्होंने एग्जाम्पल दिए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और इसके इश्यूज क्या हैं। अब अगर मैं वैसे आपसे पूछूं तो फार्म सब्सिडी, अगर मैं डायरेक्ट सब्सिडी की बात करता हूं, चलो भी मैं उस स्लाइड पे नहीं जा रहा, तो आप मेरे को बताओगे कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कुछ एक दो एडवांटेज आप बताओ मेरे को कि ये फायदा हो सकता है सर डायरेक्ट सब्सिडी से। सर बर्डन कम हो जाएगा फार्मर्स का। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और और सर इनकम भी बढ़ेगी उनकी। चलो ठीक है, इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है, डन। यस सर। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले ये बोलता कि सर करप्शन नहीं होगा, करप्शन की कोई चांस नहीं है। भैया आप ऐसे मानो ना कि आप गांव के पंचायत के प्रधान हो, मैं गांव का किसान हूँ और मेरे को सब्सिडी मिलनी है आपके थ्रू। तो पक्की बात है कि आपका ईमान तो डोलेगा ही डोलेगा जब आपको ये कहा जाएगा कि ये पकड़ो जी प्रधान जी, ये जो है 30 लाख रुपए हैं और ये आपको गाँव के गरीबों में बांटने हैं, सब्सिडी देनी है। तो प्रधान जी ये कहेंगे कि भाई देखो ईमानदारी का 10% तो मेरा वैसे भी बनता ही है ना, क्योंकि मैं प्रधान हूँ। और दूसरा ये कि मैं बांटूंगा तो मेरी एनर्जी लगेगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो 5% वो भी मेरा मेहनताना बनता है। तो कुछ नहीं तो 30 लाख का 15% तो मेरा बनता ही है। तो अब आप ये देख लो ना कि इसका मतलब उस किले में 15% की सेंध तो लगी गई उस अमाउंट में। और अब सीधा ये कहा जा रहा है कि भैया पुनीत जी आप अपना अकाउंट दे दो, नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे एक दिन एनईएफटी कर देंगे सीधा सारे किसानों के अकाउंट में। तो मुझे को लगता है अगर मैं ज्यादा कुछ ना बोलूं तो मैं एक लाइन में ये तो बोल ही सकता हूँ कि करप्शन कम हुआ, क्योंकि कोई इंटरमीडिएरी नहीं है बीच में, नहीं। यस सर। चलो तो अभी देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो देखो सीधी सीधी बात है, इंक्रीजिंग द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स, फार्मर की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना खरीदने की, चीजों को खरीदने की। भाई जैसे मैंने आपको कहा लो पकड़ो जी 2,000 रुपए आप खरीद लो जो खरीदना है। अभी मेरे पास 1,000 थे, 2,000 और आ गए, 3,000 रुपए हो गए। अब मैं अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर खरीद सकता हूँ। एक बात, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरा, मेरे को चॉइस मिल गई, है ना। अब मुझे कोई ये नहीं कह रहा भाई बीज खरीदने हैं, अब मैं मनी मन सोच रहा हूँ यार बीज तो मेरे पास हैं, यार मेरे को जरूरत तो थी यार, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेस्टिसाइड लेने थे। अब पेस्टिसाइड के लिए पैसा है नहीं, लेकिन सरकार मुझे बीजों में सब्सिडी दे रही है। अब लेकिन अब सरकार ने मेरे हाथ में 2,000 रुपए रखे, तो एटलीस्ट मेरे पास अब चॉइस आ गई कि जो मेरे को कम है, जिसकी मेरे को कमी है, मैं वो खरीद लूं। दूसरा, वही जैसे मैंने आपको बताया, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स नहीं होगा, सीधा सीधा मेरे अकाउंट में पैसा आया, तो बीच में प्रधान का या किसी भी ऑफिसर का, अधिकारी का, पॉलिटिशियन का कोई रोल ही नहीं है। और दूसरा, कर्व करता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, इनएफिशिएंट यूज क्या हो गए? जैसे मैंने कहा प्रधान के थ्रू पैसा आएगा, मैंने आपको बताया प्रधान कह रहा जी मेरी भी तो एनर्जी लगेगी, मैं सुबह 10 से लेके 5 बजे तक बैठूंगा और मैं पैसे बांटूंगा, तो बेचारा वो भी सही है, वो पूरा दिन लगा के पैसे बांट रहा है, हिसाब रख रहा है, राम दिन आया नहीं आया, शाम दिन आया नहीं आया,
और क्या पता वो ईमानदार भी हो, हम ऐसे क्यों मान रहे हैं कि वो भ्रष्ट हो, क्या पता वो ईमानदार हो। और अगर वो ईमानदार हो तो वो फिर बड़े अच्छे से सारे डेटा वेटा कलेक्ट करेगा, सारे वो रिकॉर्ड्स बनाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो ना बाई चांस कोई उससे ही मिस्टेक हो जाए और उसके ऊपर खामखा बेचारे के ऊपर ब्लेम लग जाएगी, भाई साहब ये शाम दिन कौन है, ये तो आया नहीं था संडे को, इसकी तो तबीयत खराब थी, आपने कैसे दे दिया, और गलत एंट्री चढ़ गई, तो वो बेचारा ईमानदार प्रधान मारा गया। तो वो कह रहे कि यार अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो वो अपनी एनर्जी कहीं और लगाएगा, तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, है ना, तो आपने सीधा उसके अकाउंट में डाल दिया, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी। और दूसरा, कैन बी यूज एज कैपिटल इन एग्रीकल्चर, और फिर जब आप बोल रहे हो फार्म सब्सिडी है, तो उस कैपिटल को एग्रीकल्चर फील्ड में वो इन्वेस्ट करेगा किसान, तो एग्रीकल्चर में जब कैपिटल लगेगी तो पक्की बात है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकार की बर्डन कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्ट पैसा किसान के पास आया, उसने अपनी चॉइस से सारी चीजें खरीद ली, तो सरकार की बर्डन धीरे धीरे रिलीज होती है। जैसे आप ऐसे मान लो ना कि मेरे को पैसा मिल गया डायरेक्ट, अब मुझे लग रहा है कि यार मेरे को ट्रैक्टर खरीदना और ट्रैक्टर में इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैंने उस पैसे को ट्रैक्टर में यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन वाली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या मुझे कहीं स्टोरेज चाहिए थी, मुझे कोई रूम रेंट पे लेना था या कोई गोदाम लेना था, उसके लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने उस पैसे का यूज वहां कर दिया। अब कहीं मुझे 20 पे सब्सिडी मिलती, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम थी स्टोरेज वाली वो एज इट इज बढ़ी रहती, फिर मैं सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता कि सर वो कुछ स्टोरेज का कुछ अगर मिल जाती हेल्प, तो सरकार कहने लगी यार तेरे को बीज में सब्सिडी दी थी, अब स्टोरेज में भी दूं, तो बेमतलब की बर्डन है। और ये अच्छा लगता है सिस्टम है कि भैया ले पैसे पकड़ो, जहां जरूरत है वहां यूज करो। तो ये एडवांटेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल क्लियर है एडवांटेजेस की अगर बात करें, यस सर। है ना। अब इश्यूज क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो आप मेरे को सोच के बताओ। आप मेरे को ये बताओ कि डायरेक्ट सब्सिडी में कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपने सारे इसके फायदे सुन लिए, अब आप मेरे को कोई एक या दो नुकसान बताओ इसका। सर एक तो सर जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी सर इनडायरेक्ट हो गई। क्या चीज कैसे। सर जो फर्टिलाइजर्स पे देगी सरकार, ठीक है, फर्टिलाइजर्स पे अगर सब्सिडी देगी तो। तो वो तो इनडायरेक्ट हो गई। अच्छा ठीक है, वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे, आप मेरे को नुकसान बताओ, डायरेक्ट सब्सिडी के लॉस बताओ, कि ये नेगेटिव पॉइंट है सर डायरेक्ट सब्सिडी देने से ये घाटा हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, हम चेक करते हैं सर देखते हैं, हाँ बताओ बताओ। देखो, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एक कॉमन आदमी की तरह ये दिमाग लगा सकता हूँ, मतलब मैं चीजों को अपने ऊपर ही लेके चल रहा हूँ कि सरकार ने मेरे को, मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ "अरे और पता नहीं क्या लॉस होंगे", मैं ऐसे क्यों सोचूं, मैं सीधा अपने आप को रामदीन मान के चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ मैं किसान हूँ, मुझे मोदी जी ने कहा ले बेटा 2,000 रुपये पकड़, कर ले जो करना है। अब मैंने कहा 2,000 रुपये यार, वाईफाई मेरा 300 रुपये महीने का लगा हुआ है, क्यों ना मैं इसे 1,500 रुपये महीने वाला अच्छा एयरटेल का लगा लूँ, जिससे वो लैंडलाइन नंबर भी देते हैं। तो दिए तो मुझे, पैसे दिए गए थे मुझे फार्म सब्सिडी के रूप में, लेकिन पता चला मैंने उस पैसे का मिसयूज करके अपने घर में बढ़िया वाला वाईफाई लगवा दिया। या मैंने पता चला जी 55 इंच का कलर टीवी लेना था, उसमें पता चला उसकी एक किस्त जा रही थी लोन की, उसमें 2,000 रुपये कम पड़ रहे थे, मैंने वो पैसे वहां यूज कर लिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई मुझे कैश पैसा देगा तो मैं उस पैसे को गलत जगह भी यूज कर सकता हूँ, मतलब जिस टारगेट के लिए मुझे दिए गए थे एग्रीकल्चर के लिए, मैं नॉन एग्रीकल्चर में भी तो खर्च कर सकता हूँ उसका। ये कौन रिकॉर्ड रख रहा है कि मैंने पैसे कहाँ खर्च करे, बताओ यस यस सर। या नो, है ना। यस तो सर। एक बात तो मैंने अपने ऊपर ही लागू कर दी। चलो अभी देखते हैं इश्यूज देखते हैं। तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि पुअर एसेसिबिलिटी ऑफ एटीएम, तो इन्होंने एक नई कहानी सुना दी, कहने लगे यार एक बात बताओ, कैश तो पैसे मिल गए, लेकिन भाई साहब एटीएम कहाँ है, एटीएम तो है नहीं, तो बेचारा पैसे कैसे निकालेगा। या बैंक ही नहीं है, और पता चला 20 किलोमीटर दूर जाके उसके गांव से बाहर एक बैंक है, और वहां पे भी 4 दिन की दिवाली की छुट्टी पड़ गई। तो भाई कैश सब्सिडी में ये तो खिलारा मचेगा, ये तो स्यापा होगा। अच्छा, और देखते हैं जी और क्या गड़बड़ हो सकती है कैश सब्सिडी में। फार्मर्स कैन यूज द मनी फॉर नॉन फार्म, ये तो मैंने अपना एग्जांपल दे दिया आपको, है ना। पब्लिक में लीड टू इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है भाई, ज्यादा पैसे, वो ये ना जैसे हम कहते नहीं, कैश का इनफ्लो, जब कैश आता है पब्लिक के पास तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और बात भी सही है, मैं इसे फिर अपने एग्जांपल से जोड़ दूं कि मुझे 2,000 रुपये मिल गए और मैं भी पहुंच गया वाईफाई लेने। अब वाईफाई वाले ने देखा यार ये तो बड़े लोग आ रहे हैं वाईफाई लगवाने, इसका मतलब हमारा वाईफाई की क्वालिटी अच्छी है।
अब इन्हें ये नहीं पता क्वालिटी वॉलिटी कुछ नहीं अच्छी है, सब्सिडियां मिल रही है और लोग वाईफाई लगवा रहे हैं घरों में, गाँव के लोग। अब वहां पे उसने क्या करा, उसने अपने वाईफाई के 1500 रुपए महीने वाले को उसने कर दिया 1600 रुपए महीना, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आ गया, तो उसने इन्फ्लेशन कर दी वाईफाई के मंथली रेंट में। तो वो कह रहा है जब पैसा आता है ना तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि लोग खरीदने आते हैं और जो दुकानदार होता है वो चीजों के रेट बढ़ा देता है फिर और बाकी कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेनली आप ये 2-3 पॉइंट हम लिख सकते हैं अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि एक तो बैंकिंग और एटीएम वाली फैसिलिटी, एक मैं गलत जगह यूज कर सकता हूँ और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। हाँ, मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और फिर वही जब मैं गलत जगह यूज करूंगा तो हो सकता है फूड सिक्योरिटी पे फर्क पड़े, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में तो यूज नहीं कर रहा, तो एग्रीकल्चर का तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, तो फूड सिक्योरिटी इन फ्यूचर हो सकती है। फिर वही मेन इश्यूज लाइक मार्केट रिफॉर्म्स, इनोवेशन नहीं होगी एग्रीकल्चर में, वो अनएड्रेस ही रहेगा, वही मतलब वो सारी बातें फिर इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई हैं। जब मैंने उसको अपने वाईफाई में यूज कर लिया, मैंने टीवी में यूज कर लिया, तो जो एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम थी वो तो अनएड्रेस ही रही, है ना। और इश्यूज विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, हाँ कई बार वही जैसे मैंने भी आपको बताया कि थोड़ा सा हिसाब किताब रखने में कई बार दिक्कत हो जाती है कि भाई इसको 2000 रुपए दिए, कहीं गलत जगह तो नहीं पैसे चले गए, तो एक आइडेंटिफिकेशन भी आपको बड़े अच्छे से डेटा रखना पड़ता है, उसको मतलब अच्छे से रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा किसको, क्योंकि कैश का पैसा है ना। जब इनडायरेक्ट होगी तो इनडायरेक्ट में तो चलो कुछ नहीं, आपने कहा भैया बीज खरीदने, आप खरीद लेना हम पे कर देंगे, लेकिन अब आप डायरेक्ट कैश दे रहे हो, पता नहीं किसी के मौसा के चाचे के फूफे का लड़का पैसा ले गया और बाद में वो आया कह रहा भाई साहब मेरे को तो मिला नहीं, कहने लगे जी आपके तो सिग्नेचर है यहाँ पे, तो आइडेंटिफिकेशन का क्राइसिस हो जाता है कई बार, तो वो इशू है। खैर बाकी मेन ये 3 है जो बीन से हाईलाइटेड है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ पे डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, यस सर। उसके एडवांटेज और उसके इश्यूज। चलो अब इनडायरेक्ट पर आते हैं, अब इनडायरेक्ट को देखते हैं। अब इनडायरेक्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज सेट एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। मतलब इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है, अब आप इसे ऐसे मानो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज का प्रोडक्शन करा और उसका प्रोडक्शन करने में टोटल मेरी कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर केजी मेरी कॉस्ट आ रही है उसके प्रोडक्शन में। क्यों आई, क्योंकि मैंने उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज लिया, मेरे बिजली का खर्चा, मेरी मेहनत लगी हुई है, मैंने मजदूर लगाए, वो सारा कैलकुलेट करके वो जो हम लोग एक फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। अब इस फैक्टर कॉस्ट में सरकार अगर इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दे, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हल्का कर दे, मेरे को बीज प्रोवाइड करवा दे अच्छी क्वालिटी के, तो यही कॉस्ट फिर मेरी कम हो जाएगी, हो सकता है ये कॉस्ट 80 रुपए पर केजी पर आ जाए मेरा प्रोडक्शन। तो मेन टारगेट क्या होता है कि उस फार्मर के प्रोड्यूस के प्राइस को लोअर करना, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन जनरेट कर पाए डेवलप कंट्री के किसानों के साथ, या हमारे प्रोडक्ट कंपटीशन कर पाए मार्केट में, मतलब प्राइस कम हो क्वालिटी बेहतर हो। ये पर्पस है इनडायरेक्ट सब्सिडी का कि यार ये लो तुम अच्छे बीज लो, तुम अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज करो, तुम सॉइल की क्वालिटी पर हम रिसर्च करवा देते हैं, अच्छी क्वालिटी की सॉइल इस जगह पे है, इस सॉइल में ये वाला प्रोडक्ट या ये वाले बीज अगर आप बोते हो या ये वाली क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो तो इस क्लाइमेट के लिए ये वाली क्रॉप फेवरेबल होगी। वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी का रूप है। ठीक है, अब सरकार की अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि रफली 2% ऑफ जीडीपी हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज पे सरकार खर्च करती है। तो उसमें क्या क्या है वो आप देख सकते हो, इरिगेशन पे, पावर पे, फर्टिलाइजर्स पे, क्रेडिट सप्लाई कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गए, सरकार ने उनका अनाज खरीद लिया, वो सब इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई। ठीक है, चलो खैर अब आते हैं एडवांटेजेस पे। तो ये तो हमने एक डेफिनेशन देख ली कि इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, अब इसके फायदे और इसके नुकसान भी हैं। अब इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो प्ले अ की रोल इन प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट, कि वही जैसे मैंने सरकार ने एक R&D टीम बिठा दी, वो रिसर्च कर रही है क्या अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, सरकार उसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। कोई नई मशीनें लेनी है, सरकार ने किसानों को नई मशीनें दिलवा दी। अभी आपने देखा होगा ये पराली वाला इशू इतने टाइम से चल रहा है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में खींचातानी होती रहती है इस बात को लेके कि वो फॉग जिसे ये लोग स्मोक बोलते हैं कि वो आ जाती है अक्टूबर में। जो बेचारे नए नए दिल्ली आते हैं उन्हें लगता है दिल्ली में तो बड़ी सर्दी पड़ती है, अक्टूबर में सर्दी स्टार्ट हो जाती है। फिर वे कुछ सालों के बाद पता लगता है जब उन्हें अस्थमा हो जाता है
तो उन्हें पता लगता है कि ये सर्दी नहीं थी, ये वो धुआं था जो आसपास के स्टेट से आके ये पी रहे थे बेचारे 10 सिगरेट। ये पैसिव तरीके से स्मोकिंग कर रहे थे, 10 सिगरेट ये रोज पी रहा था बेचारा। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो फिर उन्हें पता लगता है कि यार ये तो एनवायरनमेंट यहाँ का पॉल्यूशन है यहाँ पे। तो इसको लेकर कितने साल खींचातानी चलती रही, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, हाई कोर्ट ने डांटा, फिर वो मशीनें आ गई कि वो इस तरह से मतलब आप उसको जो क्रॉप के जो रिमेन्स हैं जो बच जाते हैं उनको ये आग लगा देते हैं, क्योंकि नई क्रॉप उगानी होती है। तो वो जितनी जल्दी वो साफ होगी जमीन, फटाफट नई क्रॉप उगाएंगे। अब वो नई उगाने के लिए क्या करा जाता है, फटाफट उनको जलाया जाता है। वो जलाने से धुआं उठता है, वो धुआं आसपास के स्टेट में फैलता है। तो उसके लिए अब नई नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है कि किस तरह से उसको मतलब बिना जलाए उसको अगर हम लोग डिस्कार्ड कर दें उस रिमेन्स को, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर कोई आती है, आ भी रही है, मैंने अभी कई न्यूज चैनल्स पे देखी लास्ट ईयर, जो अभी इस बार ये यूज करेंगे अक्टूबर में ना, स्पेशली अरविंद केजरीवाल की मैंने एक स्पीच देखी थी। तो इस साल शायद ये करेंगे इसको यूज। तो ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज है, और इससे देखो एडवांसमेंट तो है ही एग्रीकल्चर का। फिर वही सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, उससे क्वालिटी अच्छी होती है, और क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो ये बेनिफिट है। फार्मर्स को प्रमोट करा जाता है कि वो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करे। वे क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन यही तो है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं कि आप ये वाली क्रॉप उगा लो, चलो आप अब इस क्रॉप पर आप काम करो, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। फिर फार्मर्स ट्रेनिंग ऑल्सो कम अंडर, वही फार्मर्स की ट्रेनिंग। अब आप देखो ना, अगर ये वाली मशीन आती है जो पराली की समस्या को सॉल्व करेगी, तो इस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, कितने साल के बाद इसको दोबारा से आपको इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, इसकी एएमसी ले लेना जी, वो सारी फैसिलिटी सरकार इनको ट्रेनिंग देगी। या किस बेहतर ढंग से कम एनवायरनमेंट को हर्ट करे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। हमारी टीम जर्मनी, रशिया, फ्रांस से सीख कर आए, एक आईएएस की टीम भेज दी, वो टीम ने सरकार को सिखाया, सरकार ने अलग अलग ग्रुप बना के किसानों को सिखाया। वो सारी ट्रेनिंग क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडी का पार्ट है। और इंश्योर करती है इनडायरेक्ट सब्सिडी फूड सिक्योरिटी। अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छे फूड ग्रेन, अच्छा अनाज होगा, जिससे हमारे देश में अकाल वकाल की समस्या नहीं होगी। भाई अंग्रेजों के टाइम में जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो यही तो होता था। जिस जमीन पे गेहूं चावल होना है, अंग्रेज कह रहा है अब से यहाँ पर टी एंड कॉफी का प्रोडक्शन होगा। अब किसान कह रहा है सर यहाँ गेहूं चावल होते हैं। तो वो बोल रहा है मिस्टर जॉनसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, कहने लगे टू ऑप्शन यू हैव। कहने लगे हाँ सर बता दो ऑप्शन वैसे होते क्या, यही समझते। कहने लगे टू विकल्प है तुम्हारे पास। कहने लगे बताओ। कहने लगे यही कि एक पिट के मान जो है बिना पिटे, जैसे ठीक लगे आपको, उगानी तो चाहिए यहाँ पर। तो वो बेचारा अब गरीब किसान भिड़ने नहीं वाला वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। जिस जमीन पे गेहूं होती है वहां पे चाय का प्रोडक्शन, धीरे धीरे फूड ग्रेन हमारा खत्म, और कैश क्रॉप्स उग गई। कैश क्रॉप्स उग गई तो उससे क्या हुआ, आपके आपके यहाँ पे वही भुखमरी आ गई, अकाल पड़ने लग गए, जमीन में सूखा पड़ गया, क्योंकि वो वाटर को सक कर लेती है, वाटर लेवल नीचे चला गया तो जमीन बंजर हो गई। अफीम की खेती हो रही है, कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, चाय हो रही है, कॉफी हो रही है, शुगर केन हो रहा है। ये सब नगदी फसलें थी, कैश क्रॉप थी उस समय की। तो वो सब जो है फूड सिक्योरिटी से नीलबटा सन्नाटा हिंदुस्तान का आजादी से पहले। तो ये सब सब्सिडीज ने बड़ी हेल्प करी फूड सिक्योरिटी में। और फिर माइग्रेशन तो रुकता ही है, जब किसानों को गांव में अच्छी प्रोडक्शन होगा, सब कुछ अच्छा, वेलफेयर होगी किसानों की, तो कौन बेवकूफ है जो शहर में 10 सिगरेट पीने आएगा पैसिव तरीके से, और यहाँ पे आके कंपटीशन एसएससी बैंक आईएएस की तैयारी करेगा। क्योंकि अगर वहीं पे बना बनाया पिताजी का अच्छा फार्मिंग सेक्टर बढ़िया डेवलप हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई माइग्रेट करेगा गांव से शहर की जहरीली हवा खाने आएगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज के। ये बताओ पहले यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई ऐसी बात जो ना समझ यस में आई है सर, पूछ लो। डन। नो सर, यस सर। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब इसमें इश्यूज क्या है, अब इसमें इश्यूज जरा आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई बताए अगर कि कोई ऐसा इशू जो आपको लगता हो कि ये डिसएडवांटेजेस हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज के, थोड़ा सा अगर आप सर वो सोचोगे तो। हाँ बताओ। सर वो फर्टिलाइजर सर सर डिसएडवांटेज बताइए। हाँ मतलब अब इश्यूज बताना, अब ये आपने प्लस सुन लिया ना, अब आप माइनस बताओ मेरे को कि सर ये घाटा है। सर अगर फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देंगे तो सर वो सॉइल को खराब करेगा, इनफर्टाइल कर देगा। फर्टिलाइजर बेचारा इनफर्टाइल कैसे कर सकता है, नहीं फर्टिलाइजर तो इनफर्टाइल नहीं कर सकता।
लेकिन सर चल, ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। और इसके अलावा वैसे जची नहीं है बात, लेकिन फिर भी हम ड्यू रिस्पेक्ट मानते हैं। कोई और धांसू बात बताओ। देखो, अ, दिमाग लगाने वाला कॉमन सेंस है, हर चीज में कॉमन सेंस है। जब मैं वहां पे डायरेक्ट सब्सिडी के एडवांटेज और इश्यूज बता रहा था, उसी से इसके डिसएडवांटेज और इसके इश्यूज निकल जाएंगे। जब मैंने आपको ये बोला कि यार वहां पे देखो एक अच्छी बात होती है, वहां पे ना करप्शन नहीं होता, सीधा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो आप ये इनडायरेक्ट सब्सिडीज में ये बात यूज कर सकते हो कि इसमें ना यस सर। करप्शन बड़ा जम के होता है। अब क्या होता है, फर्टिलाइजर किसी के अकाउंट में थोड़ी ना आएंगे किसान के, या नरेंद्र मोदी जी सीधा हेलीकॉप्टर से तो उतरेंगे नहीं, किस पता चला झारखंड में छत्तीसगढ़ में उतर गया, आओ जी फर्टिलाइजर ले लो जी मेरे से। पक्की बात है, जो इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है ना, वो मीडिएटर के थ्रू आती है ना। पैसा आएगा, पैसा आएगा किसी प्रधान के पास, किसी ऑफिसर के पास, ब्लॉक में आएगा, भाई इतने करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी किसानों को देनी है। अब फिर आप समझ जाओ उसमें क्या होने वाला है। राजीव गांधी का स्टेटमेंट था 1980s 85, जब वो बने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला 1 रुपया ऊपर से चलता है, 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में ही बढ़ जाते हैं। आज तक फेमस है, बीजेपी आज तक उस स्टेटमेंट को भुनाती रहती है। वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस के प्रधानमंत्री के खुद के शब्द हैं कि करप्शन इतना है हिंदुस्तान में कि 1 रुपया ऊपर से चला इनडायरेक्ट सब्सिडी का, नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है, 85 पैसे 85 पैसा बीच में बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये फूड सिक्योरिटी, मतलब ये जो है इनडायरेक्ट सब्सिडी का डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये तो मेरे को अभी समझ में आया। और देखते हैं, और देखते हैं, क्या पता आपकी बात भी यहाँ पर आए। तो देखो, सबसे पहली बात तो वो बात आ गई, करप्शन और लीकेजेस, है ना। भ्रष्टाचार के पूरे चांस होते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी में। और दूसरा क्या होता है ना, कि सब्सिडी लाइक एमएसपी हैज लेड टू सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर, डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब अब ये लाइन आप ऐसे समझ लो कि मेरे को किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सब्सिडी मिल रही है। अब अगर मेरे को गन्ने के लिए सब्सिडी मिल रही है, मुझे गन्ने के लिए एमएसपी मिलता है, तो मैं बाजरे की खेती तो कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बाजरे में या किसी पर्टिकुलर क्रॉप में मुझे एमएसपी नहीं मिलने वाला, तो मैं पंगे क्यों लूंगा, मैं रिस्क क्यों लूंगा। समझ रहे हो, यस है सर। ना। आप इसे ऐसे समझो ना कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई आप शुगर केन का एग्रीकल्चर करो, खेती करो, और मैं आपको, अगर वो नहीं बिकता मैं खरीद लूंगा। आपने कहा सर मैं सोचा था मैं जवार की खेती कर लेता, तो मैंने कहा देखो जी, जवार में एमएसपी अलाउड है नहीं, अभी हमारी सरकार ने ये बिल पास नहीं करा, शुगर केन में। तो फिर आप क्यों पंगा लोगे, आप कहोगे यार ठीक है फिर मैं शुगर केन ही हुआ था, क्योंकि यार उसमें मुझे सब मिल जाएगी राहत अगर नहीं बिकी। लेकिन अगर मेरा जवार नहीं बिका तो कौन खरीदेगा, सरकार के एमएसपी की तो लिस्ट में है ही नहीं वो। तो उसने कर दिया ना, डिस्टॉर्ट कर दिया ना क्रॉपिंग पैटर्न को। नहीं, यस सर। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। और दूसरा, जैसे इरिगेशन में फिर वही, जैसे अभी आपने बोला ना फर्टिलाइजर लोग ज्यादा यूज करेंगे तो जमीन बर्बाद हो जाएगी, ऐसा होता है। मतलब आपका कहना किसी और सेंस के हिसाब से फिट बैठ रहा था। क्या होता है जब सरकार इलेक्ट्रिसिटी में, अब आप ऐसे मानो ना, कोई आपको कहे कि भाई ऐसा है 200 यूनिट फ्री है, जैसे अरविंद केजरीवाल आजकल हर स्टेट में कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री है, तो आपने देखा होगा लोग जम के 200 यूनिट तो ना अच्छे से खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार ये फ्री है ना। अब आपको यस ये सर। अगर पता है 200 यूनिट में पैसे लगेंगे तो आदमी, मुझे याद है जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो मेरा रूम पार्टनर था, तो वो ऐसे होता था, जैसे हम एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम दूसरे, मैं किसी दूसरे रूम में गया कुछ लेने, तो वो क्या करता था, लाइट ऑफ कर देता था। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा लाइट ऑफ, फिर वो लाइट ऑन करता था। वो कहता था क्योंकि हम इतनी देर पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा लाइट ऑफ कर दूं। तो मुझे, मतलब ऐसे हम छुपन छुपाई धप्पा खेलते थे हम। तो मैं उससे कहता था इससे फायदा, कह रहा बहुत फायदा होता है, वैसे फायदा होता भी था। 60 रुपए बिजली का बिल आता था हमारा, हमारा मकान मालिक आज तक परेशान है कि इनका 60 रुपए बिजली का बिल कैसे आता था। तो उसे मैंने ये राज की बात कभी नहीं बताई मकान मालिक को, कि ऐसा होता था कि हम कमरे से भी बाहर निकले तो लाइट ऑफ, कमरे के अंदर है तो लाइट ऑन, और जो अंदर बैठा हुआ है वो बेचारा ब्लैक ब्लैक खेल रहा है तब तक बैठ के। तो मतलब, और अब आपको ये आपको बोले 200 यूनिट फ्री है, उस समय मेरे रूम पार्टनर को अगर अरविंद केजरीवाल सीएम होते और उस समय बोलते 200 यूनिट फ्री है, तो वो इस तरह की हरकतें कभी ना करता, क्योंकि 200 यूनिट फ्री है। तो क्या होता है ना, जब आपको कुछ सब्सिडी में मिलता है ना, जब आपको कुछ फ्री मिलता है, तो आप उसको ना, उसके यूजेस को ना बढ़ा देते हो, है ना। ओवर यूजेस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। यस सर। और उससे फिर क्या होता है, फिर उससे इम्पैक्ट हो, देखो आफ्टर ऑल
कोई तो पे कर ही रहा है ना। 200 यूनिट अगर आप नहीं पे कर रहे तो सरकार तो पे कर रही है, और सरकार कहाँ से पे कर रही है, वो किसी और की जेब से लेके पे कर रही है। तो आप ये मत सोचो कि 200 यूनिट अगर आपको फ्री मिल रही है तो बस इतना ही फर्क है कि ए को फ्री मिल रही है, लेकिन ये अभी ठीकरा किसके सर फूटने वाला है, बी के सर, क्योंकि ये पैसा बी भरेगा, क्योंकि आना तो नेशन से ही है ना, कोई बाइडेन तो आने नहीं वाला यूएस का प्रेसिडेंट हमारे 200 यूनिट के पैसे खर्च करने। तो खैर ये सब चीजें, ये चैलेंजेस हैं इनडायरेक्ट, जब सब्सिडीज मिलती है उसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं ये सारे। चलो खैर आगे चलते हैं। तो खैर कुल मिलाकर ये सब्सिडी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था, और मेरे ख्याल से होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले बताओ यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई हो तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डन। तो एक बार नो देख लेते सर। हैं, रिवाइज करते हैं यहाँ यस तक यस हमने क्या करा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ग्राफ को डिस्कस किया, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी का हमने ग्राफ देखा, किस तरह से मतलब ये मूव कर रहा है एग्रीकल्चर में सब्सिडीज। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नीड देखी कि क्या नीड है भारत को, सब्सिडी हम क्यों देते हैं, उसकी नीड हमने डिस्कस करी यहाँ पे। फिर हमने ये बताया कि सब्सिडी देने से होता क्या है, तो बेटर इनकम होती है, फार्मर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और आफ्टर ऑल एट द एंड देश तरक्की करता है। फिर डायरेक्ट फार्म सब्सिडी होती क्या है, हमने एग्जांपल दिया, और फिर उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद फिर हमने उसके डिसएडवांटेज देखे। एडवांटेज में देखूं तो एक एक अगर लाइन में बोलूं तो नो करप्शन। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मैं उसे गलत जगह यूज कर सकता हूँ। फिर हमने इनडायरेक्ट सब्सिडीज को बताया कि एग्जैक्टली वो होती क्या है, और उसके एडवांटेज की बात करें तो ये है कि एक तरह से हेल्प होती है, टेक्नोलॉजी में सरकार पैसा खर्च करती है और उससे किसान तरक्की करता है इनडायरेक्टली। लेकिन डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि करप्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज में। खैर, तो यहाँ तक हम इसको रोकते हैं, फिर अभी हम अगले क्लास में डब्ल्यूपीओ को डिस्कस करते हैं, जो भी हम शुरू कर रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, मैं इसको वो करता हूँ एंड यस। इस लेक्चर को। ओके।